कहानी का नाम छोटा सा घर। ट्रेन तेज गति से दौड़ी चली जा रही थी। सहसा गोमती बुआ ने वृद्ध ओम प्रकाश को कंधे से झकझोरा। बापूजी, सुमन पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं नजर नहीं आ रही। ओम प्रकाश ने हाथ ऊंचा करके स्विच दबाया तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। फिर वे आंखें मिचमिचाते हुए बोले, आधी रात को नींद क्यों खराब कर दी, क्या मुसीबत आन पड़ी है। अरे सुमन न जाने कहाँ चली गई, टॉयलेट की ओर जाकर देखो, यहीं कहीं होगी, चलती ट्रेन से कूद थोड़े ही जाएगी। अरे बाबा, डब्बे के दोनों तरफ के शौचालयों में जाकर देख आई हूँ, वे कहीं भी नहीं है। बुआ की ऊंची आवाज सुनकर अन्य महिलाएं भी उठ बैठी। उमा देवी आंचल संभालते हुए खांसने लगी। देवकी ने आंखें मलते हुए बुआ की ओर देखा और बोली, लाइट क्यों जला दी? अरे तुम्हें नींद नहीं आती, लेकिन दूसरों को तो चैन से सोने दिया करो। मूर्ख औरत, सुमन का कोई अता पता नहीं है। क्या सचमुच सुमन गायब हो गई है? चप्पल ढूंढते हुए कैलाशो बोली, कहीं उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। बुआ ने उसे जोर से डांटा, खामोश रहे, जो मुंह में आता है बके चली जा रही है। फिर वे ओम प्रकाश की ओर मुड़ी। बाबूजी, अब क्या किया जाए? छोटे महाराज को क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देना है, वे इसी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं। अभी मोबाइल से बात करता हूँ। ओम प्रकाश ने छोटे महाराज का नंबर मिलाया तो उनकी आवाज सुनाई दी, अरे बाबा, काहे नींद में खलल डालते हो? महाराज, बहुत बुरी खबर है, सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बुआ हर तरफ उसे देख आई है। रात को आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? जी, रात 9 बजे के लगभग। ग्वालियर स्टेशन आने पर सभी ने खाना खाया और फिर अपनी अपनी बर्थ पर लेट गए। आपको मालूम ही है, नींद की गोली लिए बिना मुझे नींद नहीं आती। सो गोली गटकते ही आंखें मूंदने लगी। अभी बुआ ने जगाया तो आंख खुली। छोटे महाराज बरस पड़े। लापरवाही की भी हद होती है। बुआ के साथ साथ तुम्हें भी कई बार समझाया था कि सुमन पर कड़ी नजर रखा करो, लेकिन तुम सब, कहीं हरिद्वार में किसी के संग उसका इश्क का कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा था? मुझे तो शक हो रहा है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लीजिए बुआ से बात कीजिए। बुआ फोन पकड़ते ही खुशामदी लहजे में बोली, पाए लागू महाराज। मंत्रा की नानी, ये तो कमाल हो गया, आखिर ये चिड़िया उड़ ही गई। मुझे पहले ही शक था। उसकी खामोशी हमें कभी कभी दुविधा में डाल देती थी। खैर, अब उज्जैन पहुंचकर ही कुछ सोचेंगे। बुआ ने मोबाइल ओम प्रकाश की ओर बढ़ाया तो वे पूछे बिना ना रह सके, क्या बोले? अरे कुछ नहीं, अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे। हम हमेशा सुमन की जासूसी करते रहे, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। अब क्या चलती ट्रेन से हम भी उसके साथ बाहर कूद जाएं? ना जाने उस बेचारी के मन में क्या समाया होगा। थोड़ी देर में ओम प्रकाश ने बत्ती बुझा दी, पर नींद उनकी आंखों में से कोसों दूर थी। बीते भी दिनों की कई स्याह सफेद घटनाएं रह रहकर उन्हें उद्वेलित कर रही थी। लगभग 5-6 साल पहले पारिवारिक कलह से तंग आकर ओम प्रकाश हरिद्वार के एक आश्रम में आए थे। उन उसके 3-4 माह बाद ही दिल्ली के किसी अनाथ आश्रम से 11-12 साल के 4 लड़के और एक लड़की को लेकर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आश्रम में आया था। तब ओम प्रकाश के सुनने में आया था कि बदले में उस व्यक्ति को अच्छी खासी रकम दी गई थी। आश्रम की व्यवस्था के लिए जो भी कर्मचारी रखे जाते थे, वे कम वेतन और घटिया भोजन के कारण सिर की भाग खड़े होते थे। इसलिए दिल्ली से इन 5 मासूम बच्चों को बुलाया गया था। शुरू शुरू में इस आश्रम में बच्चों का मन लग गया, पर सिर की हाड़ तोड़ मेहनत करने के कारण वे कमजोर और बीमार से होते गए। आश्रम के पुराने खुशामदी लोग जहाँ मक्खन मलाई खाते थे, वहीं इन बच्चों को रूखा सूखा बासी भोजन ही खाने को मिलता। कुछ माह बाद ही चारों लड़के तो आसपास के आश्रमों में चले गए, पर बेचारी सुमन उनके साथ जाने की हिम्मत न संजो सकी। बड़े महाराज ने तब बुआ को सख्त हिदायत दी थी कि इस बच्ची का खास ख्याल रखा जाए। बुआ सुमन का खास ध्यान तो रखती थी, पर वे बेहद चतुर, स्वार्थी और छोटे महाराज, जो कि बड़े महाराज के भतीजे थे और भविष्य में आश्रम की गद्दी संभालने वाले थे, कि खासम खास थी। बुआ पूरे आश्रम की जासूसी करती थी, इसलिए सभी उन्हें मंत्रा कहकर पुकारते थे। 18 वर्षीय सुमन का यौवन अब पूरे निखार पर था। हर कोई उसे ललचाई नजरों से घूरता रहता, पर कुछ कहने की हिम्मत किसी में न थी, क्योंकि सभी जानते थे कि छोटे महाराज सुमन पर फिदा हैं और किसी भी तरह उसे अपना बनाना चाहते हैं। बुआ सुमन को किसी न किसी बहाने से छोटे महाराज के कक्ष में भेजती रहती थी। पिछले साल दिल्ली से बड़े महाराज के किसी शिष्य का पत्र लेकर रवि नामक नौजवान हरिद्वार घूमने आया था। फिर आते जब दोनों महाराज 3-4 शिष्यों के साथ
सैर करने निकल जाते हैं तो ओम प्रकाश और सुमन बगीचे में जाकर फूल तोड़ने लगते हैं। 2-3 दिनों में ही रवि ने ओम प्रकाश से घनिष्ठता कायम कर ली थी। वह भी अब फूल तोड़ने में उन दोनों की सहायता करने लगा। 28-30 साल का सौम्य शिष्ट व सुदर्शन नौजवान रवि पहले दिन से ही सुमन के प्रति आकर्षण महसूस करने लगा था। सुमन भी उसे चाहने लगी थी। उन दोनों को करीब लाने में ओम प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि वे दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं। ओम प्रकाश ने सुमन को रवि की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कानपुर में उसका अपना मकान है, उसकी शादी हुई थी, लेकिन 1.5 वर्ष बाद बेटे को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। घर में माँ और छोटा भाई है, एक बड़ी बहन शादीशुदा है। रवि कानपुर की एक फैक्ट्री के मार्केटिंग कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है। उसे 15,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इन दिनों वह फैक्ट्री के काम से ज्यादातर दिल्ली में ही अपने शाखा कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर रहता है। एक सप्ताह गुजरने के बाद जब रवि ने वापस दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया तो ऐसा संयोग बना कि छोटे महाराज को कुछ दिनों के लिए वृंदावन के आश्रम में जाना पड़ा। उनके जाने के बाद ओम प्रकाश ने रवि को 3-4 दिनों रुकने के लिए कहा तो वह सहर्ष उनकी बात मान गया। एक दिन बाग में फूल तोड़ते समय ओम प्रकाश ने विस्तार से सारी बातें सुमन को कह डाली। बेटी, तुम हमेशा से कहती हो ना कि घर का जीवन कैसा होता है। ये मैंने कभी नहीं जाना है। क्या इस जन्म में किसी जाने अनजाने शहर में कोई एक घर मेरे लिए भी बना होगा? क्या मैं सारा जीवन आश्रम, मंदिर या मठ में व्यतीत करने को विवश होती रहूंगी? बेटी, मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, लेकिन हालात के हाथों विवश हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ कर नहीं सकता है। अब कुदरत ने शायद रवि के रूप में तुम्हारे लिए एक उमंग भरा पैगाम भेजा है। तुम्हें यह वह मन प्राण से चाहने लगा है। वह विदुर है, एक छोटा सा बेटा है उसका, छोटा परिवार है, वेतन भी ठीक है। अगर साहस से काम लो तो तुम उस घर, उस परिवार की मालकिन बन सकती हो। बचपन से अपने मन में पल रहे सपन को साकार कर सकती हो। लेकिन मैं रवि से कही बातों की सच्चाई जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा तब तक इस बारे में आगे बात नहीं करूंगा। वह कल दिल्ली लौट जाएगा, फिर वहां से अगले सप्ताह कानपुर जाएगा। इस बारे में मेरी उससे बातचीत हो चुकी है। 3-4 दिन बाद मैं भी दिल्ली चला जाऊंगा और फिर वहां से उसके साथ कानपुर जाकर उसका घर देखकर ही पूर्ण कुछ निर्णय लूंगा। यहाँ आश्रम में तो तुम्हें छोटे महाराज की रखेल बनकर ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ सुख सुविधाओं की कोई कमी ना होगी, परंतु अपने घर, रिश्तों की गरिमा और मातृत्व सुख से तुम हमेशा वंचित ही रहोगी। नहीं पापा, मैं इन आश्रमों के उदास, सूने और पाखंडी जीवन से अब तंग आ चुकी हूँ। अगले दिन रवि दिल्ली लौट गया। उसके 3-4 दिन बाद ओम प्रकाश भी चले गए, क्योंकि वो कानपुर जाने का कार्यक्रम पहले ही रवि से तय हो चुका था। एक सप्ताह बाद ओम प्रकाश लौट आए। अगले दिन बगीचे में फूल तोड़ते समय उन्होंने मुस्कुराते हुए सुमन से कहा, बिटिया, बधाई हो। जैसे मैंने अनुमान लगाया था उससे कहीं बढ़कर देखा सुना। सचमुच प्रकृति ने धरती के किसी कोने में एक सुखद सुंदर छोटा सा घर तुम्हारे लिए सुरक्षित रख छोड़ा है। बाबा, आप जैसा आप उचित समझें, मुझे सब स्वीकार है। आप ही मेरे हितैषी हैं, संरक्षक और माता पिता हैं। तब तो ठीक है। लगभग 2 माह बाद कि छोटे महाराज, बुआ और इस आश्रम की 5-6 महिलाओं के साथ हम दोनों को भी हर वर्ष की भांति उज्जैन के अपने आश्रम में वार्षिक भंडारे पर जाना है। इस बारे में रवि से मेरी बात हो चुकी है। इस बारे में रवि ने खुद ही सारी योजना तैयार की है। यहाँ से उज्जैन जाते समय रात्रि 10 बजे के लगभग ट्रेन झांसी पहुंचेगी। छोटे महाराज अपने 3 शिष्यों के साथ प्रथम श्रेणी के ऐसी डब्बे में यात्रा कर रहे होंगे। शेष हम लोग दूसरे दर्जे के यान में सफर करेंगे। तुम्हें झांसी स्टेशन पर उतरना होगा। यहाँ वहाँ रवि अपने 3-4 मित्रों के संग तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रवि की बुआ का बेटा वहीं झांसी में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। अगर कोई अड़चन आ गई वह सब संभाल लेगा। क्या आप मेरे साथ झांसी से स्टेशन पर नहीं उतरेंगे? सुमन ने शंकित नजरों से उनकी ओर देखा। नहीं, ऐसा करने पर छोटे महाराज को पूरा शक हो जाएगा कि मैं भी तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ। वह ही नहीं, चालाक भी है। वैसे तुम जानती ही हो बुआ, छोटे महाराज की जासूस है। अगर कहीं उसने हम दोनों को ट्रेन से उतरते देख लिया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम घबराओ मत। चंदन आश्रम में रह रहा राजू तुम्हारा मुंह बोला भाई है, उस पर तो तुम्हें पूरा विश्वास है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह तो मुझसे बहुत स्नेह करता है। कल शाम मैं राजू से मिला था। मैंने उसे पूरी योजना के बारे में विस्तार से समझा दिया है। तुम्हारी शादी के बाद सुनकर वह बहुत प्रसन्न था। वह हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार है।
वे भी हमारे साथ उसी ट्रेन के किसी अन्य डब्बे में यात्रा करेगा। झांसी स्टेशन पर तुम अकेली नहीं, राजू भी तुम्हारे साथ ट्रेन से उतर जाएगा। मैं तुम दोनों को कुछ धनराशि भी दे दूंगा। यात्रा के दौरान मोबाइल पर रवि से मेरा लगातार संपर्क बना रहेगा। राजू 3-4 दिन तक तुम्हारे ससुराल में ही रहेगा। तब तक मैं भी किसी बहाने से उज्जैन से कानपुर पहुंच जाऊंगा। बस अब सिर्फ 2 माह और इंतजार करना होगा। चलो, अब काफी फूल तोड़ लिए हैं, बस एक होशियारी करना कि इस दौरान भूल कर भी बुआ अथवा छोटे महाराज को नाराज मत करना। फिर तो 2 माह मानो पंख लगा उड़ते नजर आने लगे। सुमन अब हर समय बुआ और छोटे महाराज की सेवा में जुटी रहती है, हमेशा उन दोनों की जी हुजूरी करती रहती। छोटे महाराज अब दिलो जान से सुमन पर निछावर होते चले जा रहे थे। उसकी छोटी से छोटी इच्छा भी फौरन पूरी की जाती है। निश्चित तिथि को जब 8-10 लोग उज्जैन जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे तो छोटे महाराज को तनिक भी भनक न लगी कि सुमन और ओम प्रकाश के दिलो दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है। आधी रात को लगभग 12:30 बजे बीना जंक्शन पर ओम प्रकाश ने जब छोटे महाराज को सुमन के गायब होने की सूचना दी तो उन्होंने उसे और बुआ को फटकारने के बाद अपने शिष्य रमेश से खिन्न स्वर में कहा, यार सुमन तो बहुत चतुर निकली है। हम तो समझ रहे थे कि चिड़िया खुद ब खुद हमारे बिछाए जाल में फंसती चली जा रही है, लेकिन वह तो जाल काट कर ऊंची उड़ान भरती हुई किसी अदृश्य आकाश में खो गई। लेकिन इस योजना में उसका कोई न कोई साथी तो अवश्य ही रहा होगा। सुरेश ने कुरेदा तो महाराज खिड़की से बाहर अंधेरे में देखते हुए बोले, मुझे तो ओम प्रकाश पर और बुआ दोनों पर ही शक हो रहा है। पर एक बार आश्रम की गद्दी मिलने दो, हसीनाओं की तो कतार लग जाएगी। उज्जैन पहुंचने पर शाम के समय बाजार के चक्कर लगाते हुए ओम प्रकाश ने जब रवि के मोबाइल पर नंबर मिलाया तो उसने बताया कि रात को वे लोग झांसी में अपनी बुआ के घर पर ही रुक गए थे और सुबह 5 बजे टैक्सी से कानपुर के लिए चल दिए। रवि ने राजू और सुमन से भी ओम प्रकाश की बात करवाई। ओम प्रकाश को अब धीरज बंधा। निर्धारित योजना के अनुसार तीसरे दिन छोटे महाराज के पास ओम प्रकाश के बड़े बेटे का फोन आया कि कोर्ट में जमीन संबंधी केस में गवाही देने के लिए ओम प्रकाश का उपस्थित होना जरूरी है। अतः अगले दिन प्रातः ही ओम प्रकाश आश्रम से निकल पड़े। परंतु वे दिल्ली नहीं बल्कि कानपुर की यात्रा के लिए स्टेशन से रवाना हुए। कानपुर में रवि के घर पहुंचने पर जब ओम प्रकाश ने चहकती हुई सुमन को दुल्हन के रूप में देखा तो बस देखते ही रह गए। फिर सुमन की पीठ थपथपाते हुए होले से मुस्कुराए और बोले, मेरी बिटिया दुल्हन के रूप में इतनी सुंदर दिखाई देगी, ऐसा तो कभी मैंने सोचा भी ना था। सदा सुखी रहो बेटा रवि। मेरी बेटी की झोली खुशियों से भर देना। बाबा आप निश्चिंत रहें, ये मेरी बहू ही नहीं बेटी भी है। सुमन की सास यानी रवि की माँ ने कहा, बाबा आप 5-6 माह तक मैं दिल्ली कार्यालय में ही ड्यूटी बजाऊंगा। रवि की बात सुनते हुए प्रकाश बहुत प्रसन्न हुए। वाह, फिर तो हमारी बिटिया हमारी ही मेहमान बनकर रहेगी। फिर वो राजू की तरफ देखते हुए बोले, बेटे अपनी बहन को मंजिल तक पहुंचाने में तुमने जो सहयोग दिया उसे मैं और सुमन सदैव याद रखेंगे। चलो अब कल ही अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।